नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 18वीं लोकसभा का यह बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और आपको बताना चाहेंगे बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दौरान जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करने वाली हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी आज पेश होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि ये तीसरी यानी मोदी 3.0 का पहला बजट सत्र है और इस बजट सत्र के अंदर कल बजट भी पेश किया जाएगा और सबकी नजरें, पूरे देश की नजरें इस बजट पर भी रहेंगी। लेकिन उससे पहले आज फिलहाल बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। दोनों सदनों के अंदर इस वक्त जो है वो गहमा गहमी है और फिलहाल लाइव तस्वीरें आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रही हैं। महासचिव वेस्ट बंगाल श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। मैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, जो लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Is married to Srimati Vedi Reddy Sirgapur, and the couple is blessed with son Shahil and daughter Akshara. Honorable members, on behalf of this house, I wish him a long, healthy and happy life and extend greetings to his family members. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Shri P. Kannan, a former member of this House, on the 5th of November 2023. He served as a member of this House representing the Union Territory of Puducherry from October 2009 to October 2015. Born on 20th August 1949 at Puducherry, Shri P. Kannan entered public life at a very young age and rose to become a member of Puducherry Legislative Assembly for 3 terms, 1985 to 1996. He also served as the Speaker of Puducherry Legislative Assembly 1991 to 1996 and a minister in the government of Puducherry holding portfolio of health and family welfare. In the passing away of Shri P. Kannan, the country has lost one of the tallest leaders of Puducherry, an experienced legislator and an able administrator. We deeply mourn the passing away of Shri P. Kannan. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Honorable General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, His Excellency Nguyen Phu Trong, on 19 July 2024 in Hanoi at the age of 80 years. General Secretary Nguyen Phu Trong was the senior-most Vietnamese political leader holding that position for the last 13 years and was widely respected in Vietnam. He had served
as the chairman of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and numerous senior political positions in the country. Apart from his wise leadership of Vietnam's progress and development, अमृत सिटीज़ को तो टारगेट करें जहां 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है और सुजानगढ़ को भी आप इसमें प्रायोरिटी लेंगे। इसी तरह आपने जो भी अपने आंसर में बात बताई कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो है उनके 12 स्कूल खोले गए पूरे देश भर के अंदर, इसमें राजस्थान को एक भी स्कूल नहीं मिला। ये जरूर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर इस कॉन्सेप्ट के साथ में राजस्थान को इससे वंचित किया गया है। आप इसकी शुरुआत सुजानगढ़ से करना चाहेंगे, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा। अध्यक्ष जी, जैसा मैंने अभी कहा, एक प्रक्रिया है और उस नीति के तहत केंद्रीय विद्यालय का निर्णय लिया जाता है। उसके कुछ मानक भी हैं। पहले तो हमें प्रस्ताव प्राप्त होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा होना चाहिए, गवर्नमेंट के मंत्रालय विभाग इसकी स्थापना कर सकते हैं। साथ साथ प्रोजेक्ट मोड में भी केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण होता है। जो 12 केंद्रीय विद्यालय का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट मोड में भी हुए हैं। राजस्थान हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और आगे भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वहाँ जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी देखरेख को लेकर, उनके व्यवस्थाओं को लेकर हम निरंतर काम करते हैं। हमारी नीति में जो मुख्य प्रावधान है कि किस हिसाब से केंद्रीय विद्यालय स्थापित होगा, पहले तो प्रस्ताव आना चाहिए, जमीन आवंटित होनी चाहिए और टेम्परेरी अकोमोडेशन की सुविधा भी होनी चाहिए। उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और केंद्रीय कर्मचारी भी होना चाहिए। जी, मैं माननीय सदस्यों के मुद्दे जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, राजौरी में आतंकी हमला सामने आया है। राजौरी के एक खास क्षेत्र में आर्मी पिकेट पर हमला हुआ है। ये बड़ी अपडेट। इस वक्त सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को वहां पर ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है और ये राजौरी से अब नया मामला निकलकर सामने आया है। तो आपको बता दें, राजौरी में ये बड़ा आतंकी हमला जिसमें फिलहाल एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है और एक जवान इसमें घायल बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं और अब एक के बाद एक आतंकी घटनाएं जो है वो जम्मू के अंदर देखने को मिल रही हैं। खास तौर पर जम्मू संभाग को अब यहां पर विशेषकर एक सीधे टारगेट किया जा रहा है आतंकियों की तरफ से। यहां पर एक नई रणनीति के साथ पूरे जम्मू रीजन के अंदर जो है वो इस वक्त फैलाव नजर आ रहा है। चाहे वो डोडा रीजन हो, राजौरी हो, पुंछ हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, ये तमाम जितने भी जम्मू संभाग के जिले हैं वहां पर इस वक्त जो है वो आतंकी एक्टिव देखने को मिल रहे हैं, सक्रिय देखने को मिल रहे हैं और जंगलों के सहारे वो छिपने में कामयाब भी हो रहे हैं। तो फिलहाल ये मुठभेड़ जो राजौरी से सामने आई है इसमें एक आतंकी को मार गिराया है और एक जो सेना का जवान है वो फिलहाल घायल बताया जा रहा है। वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को वहां से खंगाला जाए, उन आतंकवादियों को वहां पर मार गिराया जाए। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये खास क्षेत्र है राजौरी का जहां पर यह हमला हुआ, जहां पर एक आतंकवादी को फिलहाल जो है वो ढेर कर दिया है जवाबी कार्रवाई में। एक जवान इसमें घायल भी बताया जा रहा है। अभी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर या फिर जो तकनीकी उपकरण होते हैं उनकी मदद से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द यहाँ पर जो है वो खत्म किया जाए, जितने भी आतंकी यहाँ पर छिपे हो सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों में कुछ आंकड़े भी सामने आए थे जिसमें बताया जा रहा था कि लगभग 20 से 25 आतंकवादी ऐसे हैं जो फिलहाल अभी जम्मू संभाग के अंदर सक्रिय हैं। जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं, चाहे वो राजौरी का इलाका हो, कठुआ हो, डोडा हो। और डोडा में लगातार जो पिछले 30 से 35 दिनों के अंदर लगभग 5 से 6 हमले लगातार सामने आए, जिसमें एक बार 5 जवान भी शहीद हुए। उससे पहले 3 आतंकियों को वहां पर सेना ने मार भी गिराया था। चलिए, जमशीद इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से जमशीद के पास जाकर इस वक्त की ताजा स्थिति की वहां कर जायजा लेंगे। क्या इस वक्त वहां पर चल रहा है, किस तरह से सर्च ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। जमशीद, अभी की ताजा अपडेट क्या है और किस तरह से सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है? जी जमशीद, आप सुन पा रहे हैं? जी तो सुन पा रहा हूँ। हेलो विठल, जहाँ तक सर्च ऑपरेशन की बात करें, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में फोर्स को बुला दिया गया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो खबर भी सामने आई थी कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, मगर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि इस इलाके में काफी घना जंगल और घने जंगल के साथ पहाड़ी इलाका है, जिसमें सेना को काफी मुश्किलों का सामना भी इस सर्च ऑपरेशन के दौरान करना पड़ रहा है, क्योंकि मिलिटेंट कहीं छुप कर घात लगाकर दोबारा ना हमला कर दे, ये भी देखकर सेना को आगे
बढ़ना होगा। जिस तरह सेना आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस इलाके में जहाँ वीडीसी मेंबर के घर के बिल्कुल साथ एक पोस्ट बनाई गई थी सेना की, ताकि वीडीसी और जो फौज है ये मिलकर काम करे मिलिटेंट 2 के खिलाफ। मगर आज सुबह जब देखा हमने कि मिलिटेंट 2 ने हमला किया, जिसमें वीडीसी मेंबर के घर के साथ साथ फौज पर उस कैंप पर भी फायरिंग की गई है, जिसमें एक जवान घायल हुआ और उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है। अभी भी बीच में रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें जरूर सुनाई दे रही है, मगर ये बताया जा रहा है कि आगे बढ़ने के लिए सेना की तरफ से फायरिंग की जा रही है। मगर जिस तरह की खबर लगातार आ रही थी कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, मगर इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर खबर जरूर ये सामने आ रही है कि इसमें एक मिलिटेंट को मार दिया गया है। शीतल, गिराया है, क्या उसकी कोई पहचान हुई है? क्या ये पता लग पाया है कि किस संगठन से ये आतंकवादी यहाँ पर पहुंचा हुआ है? शीतल, बिल्कुल, जहां तक बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबर गर्दिश कर रही है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया और एक सिविलियन इसमें घायल भी हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने PRO डिफेंस से बात की है कि इस तरह एक खबर सामने आ रही है कि इसमें मिलिटेंट को मार गिराया गया, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब तक इसकी डेड बॉडी रिकवर नहीं फौज कर लेती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ये बताया जा रहा है फौज की तरफ से इसकी डेड बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है। क्योंकि थोड़ी देर के बाद क्योंकि सर्च ऑपरेशन और फायरिंग का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। अगर इसकी डेड बॉडी रिकवर हो जाती है तो उसके बाद इसकी पुष्टि हो पाएगी कि क्या ये जम्मू कश्मीर का लोकल है या बाहर का मिलिटेंट है। हालांकि इन इलाकों में ये जरूर बताया जा रहा है कि जितने भी मिलिटेंट एक्टिव है ये पाकिस्तान के ही मिलिटेंट है, लोकल लोग इसमें कोई मिलिटेंट इसमें नहीं है। ये खबरें जरूर इस तरह की सामने आ रही है। बिल्कुल जमशीद, क्या कोई सूचना प्राप्त हुई है कितने आतंकी वहां छुपे हो सकते हैं और किस तरह से उन्होंने वहां पर हमला किया? और ये भी बताया जा रहा है कि जो VDG जिसे अभी अभी शौर्य चक्र से सम्मानित किया था उसके घर पर भी ये हमला हुआ है। जी सर, बिल्कुल, जहां तक अगर हम जम्मू रीजन की बात करें, क्योंकि जम्मू रीजन के अंदर मिलिटेंसी की वारदातों में काफी इजाफा देखने को मिला, चाहे डोडा की बात करें, रियासी की बात करें, कठुआ की बात करें, राजौरी की बात करें, इन इलाकों को टारगेट लगातार बनाया जा रहा है। जहां हमने कठुआ में डोडा में देखा, उसके बाद फिर कठुआ में देखा, फिर उसके बाद अब राजौरी में देखा। इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह की खबरें सामने आ रही है। कितने ग्रुप हैं ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि समझ से ये चीज परे है, क्योंकि जिस तरह इससे पहले हमारे जो मुकामी फोर्सेज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जमशीद। Reach in the examination process and the significant impact of over 24 lakh students. Does the minister accept the responsibility for these failures? Given the gravity of the situation, the accountability and integrity of the office, will the minister consider resigning? Speaker sir, I am here on the mercy of my leader, Prime Minister sir. So, whenever accountability comes, my government is collectively answerable to that. So, regarding anomalies and some information of malpractices, yes, Speaker sir, in the out of 4,700 centers, only due to proactive approach of Bihar police, only in one place in Patna and surroundings points, there is an incident of anomaly. Central Bureau of Investigation is getting into the details. Some action has been taken. Nothing is, when hiding nothing, everything is on record. Only singularly one incident is there. That is in around of Patna, and Bihar police and CBI are proactively taking action on that. Dr. V. Kalanidhi. Sir, it is unfortunate that the Honorable Prime Minister is not here for this discussion where this is of a national importance, sir. The Honorable Prime Minister was here. He could have waited for 5 minutes. आप प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? Sir, I will tell you, sir, this need is a problem which is being faced in all states, sir, especially in Tamil Nadu. We have been, from its inception, we have been objecting to NEET, and we have said that the decision to implement NEET should be given to the states, sir. The states should be allowed to decide whether NEET should be practiced in the individual states or not. Sir, we have asked a question if there is a proposal to scrap NEET, and that question is loaded with the deaths of so many students, sir. Starting from Anita, so many students have died because of this NEET exam, and they come out with a single line, sir. At present, there is no proposal to scrap the NEET UG examination. We probably should write it on their deathbed, sir.
We should write it on the students' deathbed that the government is saying that we have no proposal to scrap this things. Sir, I request that this government should scrap NEET, and you are talking so much about the constitution, sir. Sir, during the emergency, you are talking about Samvidhan and all those things. Sir, 1 minute, sir, I will finish. Speaker, sir, with your permission, I would like to. Okay. Sir, I would like to submit in front of you, in front of this House through you, sir. Sir, let me inform this August House the background of the NEET. When this has been the singular all India examination pattern, when this has been decided. I am putting the facts in front of you. Sir, in 2010, for the first time, this decision has been taken by the then government. Sir, everybody knows in 2010 who was in the government, who has supported this government. First time in the 2010 this decision has been taken. Subsequently twice this issue has been raised in front of Honorable Supreme Court. Both the time Honorable Supreme Court has recommended for a single examination in all India level. At first, this examination was conducted by CBSE. Subsequently, the new agency, National Testing Authority, has been assigned to conduct this examination. This is a continuous process. From the 2010 onward, this debate is on. Those who have decided to conduct that examination in those days, today, due to political reason, they are putting fingers. Today, there is categorical answer from government. Due to Supreme Court's guidance and the instruction, single examination, all India pattern examination is very successfully on. And regarding Tamil Nadu, sir, Sir, question number 16. Sir. No, how can it? Same question. Sir. एनके प्रेमचंद जी, आप प्रश्न नहीं करना. एनके प्रेमचंदन जी. Sir, प्लीज. Sir, the basic issue before us is the credibility of the competitive examinations has already been lost. So 24 lakhs of students have appeared for the NEET UG examination this time. The corruption has begins from the date of registration. Now this time the registration date has been extended, and for correcting the Aadhaar updation, that has also been extended, and the leakage of paper has also happened in Patna. And after all these things, now the future of the students is in big danger, and they are very much apprehensive. They are all approaching us as the people's representative. So the point is the CBI investigation is going on. So far, only one case is registered and one affair is registered. CBI investigation is going on, and a committee has also been constituted to look into it. So our case is whether, since it is a matter which is concerning the people at large, I think that this is the right forum by which this matter has to be discussed. So my question is, one question is regarding the centers of excellence like AIMS, JIGMA, AFC, whether a separate competitive test will be conducted, and in order to examine in detail whether a joint parliamentary committee be constituted so as to investigate into this matter. That is a specific question I am asking, sir. Honorable Speaker, sir, as I said in my previous reply, there is a background why this pattern of NEET examination is conducted. With utmost respect to this House, I am again politely saying, due to different views, Honorable Supreme Court has categorically twice said this centralized examination pattern has to be there. Regarding some anomalies, very government has nothing to hide. We have put all the facts in front of Supreme Court. Very right now, Supreme Court is hearing that case. It will be proper to just wait and watch what Supreme Court is giving instruction, and this House is open to any kind of discussion. अखिलेश यादव जी, 1 मिनट में सबका जवाब दूंगा आज. चलो बैठो. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं. देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है.
अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। माननीय एक मिनट प्लीज, एक मिनट। राहुल गांधी जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। प्रश्न पूछ रहे हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. Okay. क्वेश्चन में चल रहा है अभी। प्लीज, अब मैं मंत्री जी मैं एक बार बोल दूं इस बात पे। चलो मंत्री जी आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूं। आज आप शॉर्ट में जवाब देना। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को
मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है ये। मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। एक मिनट प्लीज, मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज 1 मिनट बैठिए। प्लीज बैठिए, आप पहली बार। हाँ 1 मिनट, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। कल्याण जी प्लीज, कल्याण जी प्लीज 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट सबको मौका दूंगा। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही। वहाँ भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ जिसको, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मेरा कहना ये है कि हम और उन 1 मिनट प्लीज बैठिए, 1 मिनट नीट नहीं सारी। हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। 1 मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर, पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है,
कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे। बड़ी जानकारी, राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले में सवाल उठाए हैं। इस वक्त जो सदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें भी अब हलचल देखने को मिल रही है। परीक्षा व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है, राहुल गांधी ने कहा है। साथ ही सरकार ने पेपर लीक करने में जो है इस पर भी यहां पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। दोनों सदनों में इस वक्त पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है। नीट का मुद्दा एक बार फिर से संसद के अंदर उठा है विपक्ष की तरफ से, और राहुल गांधी ने कुछ गंभीर आरोप भी यहां पर लगाए हैं। सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा है और यह भी कहा है कि जिसके पास पैसा है तो वो एजुकेशन सिस्टम यानी इस शिक्षा तंत्र को खरीदने में जो है वो आगे रहता है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं। लेकिन तुरंत वहां पर जो है वो वहां पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री ने यह साफ किया कि पूरी परीक्षा पर सवाल उठाना सही नहीं होगा, क्योंकि बाकी बच्चों का मॉरल भी डाउन हो सकता है, उन बच्चों का जो एक कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो सकता है। इसलिए हम पूरी परीक्षा को यहाँ पर जो है वो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन गड़बड़ी कहीं कहीं हुई है, पूरा सिस्टम खराब नहीं, ये भी शिक्षा मंत्री ने कहा है। तो फिलहाल दोनों सदनों में इस वक्त पेपर लीक मामले में हंगामा देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने भी पेपर लीक मामले पर जो है वो कई सारे सवाल उठाए। आज से सावन महीने की शुरुआत भी हो चुकी है और आज देश भर के मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। भक्तजन वहां पर पहुंच रहे हैं, दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही। तो आज सावन महीने का पहला सोमवार जो है वो देखने को मिल रहा है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर तरफ शिव मंदिरों में लंबी लंबी कतारें हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा भी जारी है, क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है और बम बम भोले के जयकारों के साथ पूरा देश इस वक्त गूंजता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज सावन महीने का पहला सोमवार है और आज बहुत ज्यादा शुभ दिन है। आज लोग मंदिरों में जाकर, शिव मंदिरों में जाकर वहां पर जल अभिषेक करते हैं, दूध अभिषेक करते हैं और वहां पर मनोकामनाएं भी अपनी जो है वो अपनी मन्नतें भी वहां पर रखते हैं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। तो देश भर से आज तस्वीरें, रंग बिरंगी तस्वीरें और रंग बिरंगी दृश्य निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें भक्त जो हैं वो मंदिर में जाकर वहां पर जल अभिषेक कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप भी कहीं ना कहीं ये दर्शन आप तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज पहला सोमवार इस सावन महीने की बेहद शुभ दिन। पूरे देश में जयकारों की गूंज उठ रही है और दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है और उसको लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये जो आपकी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें हैं, एक महाकाल मंदिर उज्जैन की तस्वीरें जहां पर जल अभिषेक और दूध अभिषेक किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर गौरीशंकर मंदिर चांदनी चौक की, जहां पर लोगों की भीड़ है और दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बाबा वैद्यनाथ मंदिर देवघर के अंदर लंबी लंबी कतारें, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, जितने भी वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। इधर बाबा नागेश्वर मंदिर कानपुर में, वहां पर भी पूजा अर्चना हो रही है मंदिरों के अंदर। और काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर वाराणसी में, जहां पर इस वक्त जो है वो भक्तजन पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए। और इधर अचलेश्वर महादेव मंदिर ग्वालियर में भी भक्तों की धूम देखने को मिल रही है। शिव भक्त जो हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और जो जयकारे हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आपको जरा दिखाते हैं। सोनू यादव हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहला आप रिपोर्ट देखिए। आज से सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और ख़ास बात यह है कि इस बार सावन महीने की शुरुआत सोमवार के दिन से होती है और सोमवार के दिन का सावन के महीने में एक विशेष महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ का प्रिय दिन सावन का महीना होता है और मान्यता है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में की मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी सावन के महीने में धरती पर आते हैं और अपने भक्तों को अपार आशीर्वाद देते हैं। एसटी को लेकर तमाम जो शिव भक्त हैं कहीं ना
कहीं सुबह से ही मंदिर की तस्वीरें दिखाएं तो शिवालयों में सुबह से ही तमाम शिव भक्त पहुंचना शुरू हो गए हैं। हर हर महादेव के जय घोष से बंद जो शिवालय हैं वो गूंजते नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में हर कोई लीन नजर आ रहा है। सावन का महीना एक विशेष महत्व सनातन धर्म में होता है। और बदायूं की बात करें तो बदायूं खासकर गंगा माँ की धरती है, भागीरथी तट बदायूं में है। और बदायूं के लोग ही नहीं, बदायूं में आसपास के तमाम जिलों के लोग माँ कचला के तट पर भागीरथी घाट पर पहुंचते हैं और वहां से जल लेकर अलग अलग शिवालयों में जल अभिषेक करते हैं। कुछ शिव भक्त भी मेरे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। आज सावन महीने की शुरुआत है, अब भी मंदिर पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है और भक्तिमय माहौल है। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है और हमेशा रही है। हमारे ग्रामवासियों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है। इस मंदिर की क्या मान्यता है? जहाँ ये बहुत ही पुराना प्राचीन शिव मंदिर है और ये मतलब लगभग 200-250 साल पुराना होगा। हाँ जी। और यहाँ उसी समय से ये मतलब स्वयं भूलिंग है। ये भगवान शिव की जो मूर्ति है ये स्वयं भूलिंग है। और ये जो है एक तरह से एक यहाँ नूरपुर पिनौनी में है, एक देवकली पटना में है। इतनी विशाल शिवलिंग और शायद बदायूं में नहीं है। यदि कुछ और भी शिव भक्त हैं, आप जलाभिषेक करने मंदिर पहुँचे हैं, क्या महत्व है आज के दिन का? महत्व शिव जी का जल चढ़ाने का है। हम तो भाई साहब बहुत दूर से आए हैं, जखेली है बदायूं के बराबर में, वहाँ से आए हैं जलाभिषेक करने। क्या मन्नत मांगी भगवान भोलेनाथ से? मन्नत मांगी, सब परेशानी चल रही है उसके लिए कि हमारी परेशानी को शांत करें साहब, और जल चढ़ाने आए हैं। आप क्या नाम है? सावित्री देवी। अच्छा, क्या आज के दिन का क्या महत्व है? अब भगवान शिव के जो है मंदिर पहुंचे हैं, जलाभिषेक जल चढ़ाने आए हैं। अपनी मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा पड़ रही है हमको। मांग रहे हैं कि हम पर परेशानी। सावन के महीने का क्या महत्व होता है? चलिए, आज के दिन कहीं ना कहीं एक अलग महत्व होता है। और हम जिस जगह मौजूद हैं ये बदायूं का प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ हजारों की तादाद में भगवान भोलेनाथ के भक्त पहुँचते हैं, जलाभिषेक करते हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की जो है यहाँ की मान्यताएं हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञानलाल शर्मा। अच्छा शर्मा जी, जो मंदिर है यहाँ जलाभिषेक करने आए हैं, सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या महत्व है आज के दिन का? बस मंदिर की क्या मान्यता है? मंदिर की तो बहुत बड़ी मान्यता है। काफी पूर्वजों ने देखा है, इसकी जो है जड़ नीचे तक है। खुदबा के भी दिखवाया था, वो भी जो है नीचे तक निकला, इसकी था हाथ नहीं है। और जो मन्नत मांगते हैं वो भी पूरी होती है। जिस तरह सावन की शुरुआत हुई और सोमवार का दिन, और इस महीने खास बात यह है कि 5 सोमवार भी हैं, तो ऐसे में किस तरह देखते हैं इस महीने को? इस महीने में सदाशिव भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर वास करते हैं आके और रहते हैं। माता पार्वती, इसका महत्व अधिक ही है। कुछ और भी तमाम शिव भक्त हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाला राम है। अच्छा, क्या महत्व है सावन महीने का और आज जलाभिषेक करने आए हैं? सावन का महत्व सावन दुनिया ही मानती है शिव जी को। शिव तीर्थ को जल चढ़ाते हैं। जितनी हिंदू समाज की श्रद्धा है वो सब मतलब जो है जल चढ़ाने की फिर उसमें रहते हैं और मन की इच्छा भी पूरी होती हैं। भगवान शिव की आराधना करने से मन की इच्छाएं भी पूरी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो भगवान शिव की आराधना तमाम तरह से लोग भक्ति कर रहे हैं। इधर की तस्वीरें दिखाएं तो कहीं ना कहीं जो मंदिर है, मंदिर के अंदर काफ़ी भीड़ है। मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम आपको भीड़ के चलते नहीं दिखा सकते, लेकिन भगवान शिव के जो भक्त हैं, अपार उत्साह भगवान शिव के भक्तों में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार हैं। सावन की शुरुआत जो है वो सोमवार से हो रही है और सावन का अंत भी सोमवार से होगा। तो कहीं ना कहीं विशेष महत्व इस सावन के महीने का है और मान्यता है कि भगवान शिव सपरिवार पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं और अपने जो भक्त हैं उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। सोनू यादव, JK 24/7 न्यूज़, बदायूं।
तो बधाई से हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर की आपने ये खास रिपोर्ट देखी आज के इस खास दिन पर, क्योंकि आज सावन के महीने की पहली सोमवार है और आज पूरे देश के अंदर जो है वो सभी लोग भक्तिमय हो गए हैं। दर्शनों के लिए लोग मंदिरों का जो है वो तांता लगा हुआ है, मंदिरों में तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे जरा यूपी की सियासत से जुड़ी। यूपी में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है, सियासी हलचल तेज हो गई है और यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और यूपी सरकार के अधिकारियों से नाराज विधायक और सांसद बताए जा रहे हैं और सांसदों का ये कहना है, विधायकों का कहना है कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारी कोई भी बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो सियासी हलचल है, सियासी गलियारे हैं, वहां पर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है या उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, वो आपसी जो एक अंतर्कलह देखने को मिल रही है वो डगमगाती हुई नजर आ रही है और उसी के चलते अब इसका सीधा सीधा असर अब कहीं ना कहीं प्रति सांसद या फिर विधायक तक देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर अधिकारियों पर जो है वो एक बहुत बड़ा इस तरह का आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो। कई विधायक और सांसदों ने केंद्रीय नेतृत्व को पत्र भी लिखा है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है। चलिए, हमारे सहयोगी रजा अब्बास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा, यूपी की सियासत में काफी हलचल देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से यूपी के अंदर बीजेपी जो है वो लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। अभी की ताजा जो मौजूदा स्थिति है वो क्या दिखाई दे रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कुछ सही नहीं चल रहा है। उथल पुथल बहुत चल रही है कि खासतौर पर सांसद और विधायकों ने एक पत्र लिखा है। जो हमारे सूत्रों से खबर है कि जो हमारे पार्टी में सूत्र हैं उन्होंने ये बताया है कि ये जो सांसद हैं, विधायकों ने नाराजगी जाहिर की है केंद्र नेतृत्व से कि अधिकारी उत्तर प्रदेश में बेलगाम हो गए, वो हमारी नहीं सुनते हैं और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी की, बल्कि शिकायत करने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। अगर क्षेत्र में विधायक और सांसद की नहीं सुनी जाएगी तो लोग कैसे हमसे जुड़ेंगे और जो भी चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे विधानसभा के हों, उसमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें होंगी। हम जब चुनाव में जाएंगे जनता हमसे सवाल पूछेगी कि तमाम कामों के लिए हम आपके पास आते थे तो आप फोन करते थे, अधिकारी आपकी सुनता नहीं था। आप तो सत्ताधारी विधायक हो, सांसद हो, तब भी अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कश्मकश है और केंद्र नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी एक टीम भेजने वाली है जो विधायक और सांसदों से संवाद स्थापित करेगी और उनकी तमाम चीजों को लिखेगी, फिर रिपोर्ट क्या हम ये मान सकते हैं, क्या माना जा सकता है बीजेपी में जी, क्या ये माना जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है या सरकार में भी इसकी दरारें देखने को मिल रही है, सरकार के लोगों में भी आपसी जो है वो कहीं ना कहीं कलह देखने को मिल रही है, क्या एक कमजोरी वहीं से निकलकर सामने आ रही है? नतीजन जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमें अधिकारियों जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे मुद्दे वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो क्या एक कमजोरी की निशानी है? बिल्कुल कमजोरी की निशानी है। जैसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो आश्वासन देते हैं विधायक सांसदों की आपकी सुनी जाएगी, उसके बाद भी न डीएम सुन रहा है, न एसडीएम सुन रहा है, न शासन प्रशासन के अधिकारी जो आला अधिकारी हैं वो सुनते हैं विधायक सांसदों की, और कहीं ना कहीं पैदल वापस उनके जो साथ में रहने वाले हैं लोग हैं या क्षेत्र के लोग हैं वो वापस हो जाते हैं। यानी वो मन को बड़ा करके जाते हैं किसी अधिकारी के पास कि हमें विधायक जी ने भेजा है। जब विधायक जी के फोन होने के बाद, लेटर लिखने के बाद कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं मन उदास लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के लोग वापस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक 2027 में जो पुनः चुनाव लड़ने जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें, एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम दिक्कतें उत्तर प्रदेश में अभी जाहिर हो रही हैं। सबसे अहम चीज जो हम जेके न्यूज में ये खबर, सिर्फ जेके न्यूज को सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है, बहुत अहम खबर ये कि भारतीय जनता पार्टी में सही तरीके से चीजें नहीं नजर आ रही, तस्वीर अच्छी नहीं है। जब से 2024 लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया है और सीटें जो हैं घटी हैं भारतीय जनता पार्टी के, निरंतर संगठन में, सरकार में, मंत्रियों में, विधायक में, सांसदों में नाराजगी है और घटक दल भी नाराज हैं। तो जाहिर सी बात है सारी चीजें जो हैं सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही हैं।
ठीक है रजा, मैं एक और सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा। जिस तरह से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के अंदर एक बड़ी जीत हासिल की, वहां पर 37 सांसद वहां पर जो है वो उत्तर प्रदेश में सपा की तरफ से सामने आए हैं, लेकिन जो एक बयान कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने दिया था उसमें उन्होंने सीधे कहा था कि 100 लाओ और सरकार बनाओ उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बयान, ये स्टेटमेंट बीजेपी के आत्मविश्वास के लिए, बीजेपी के विश्वास के लिए कितना एक जो है वो बड़ा साबित हो सकता है और कितना आगे आने वाले समय में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, अगर निरंतर संगठन, विधायक, सांसद नाराज होंगे तो दिक्कतें तो भारतीय जनता पार्टी को उठानी पड़ सकती हैं। और अखिलेश यादव एक परिपक्व नेता बन के उभरे हैं। 2024 के चुनाव में रिजल्ट 37 सीटों का मिला है समाजवादी पार्टी को। और अखिलेश यादव, क्योंकि बहुत से उनके मित्र भी जो है भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बैकग्राउंड है और खबरें आती हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अधिकारियों। ठीक है, फिलहाल रजा आपको रोकना चाहूंगा। बड़ी जानकारी, आरएसएस में अब शामिल हो सकेंगे सरकार कर्मचारी, एक बहुत बड़ी जानकारी है। मोदी सरकार ने प्रतिबंध खत्म कर दिया है, यानी अब सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर आरएसएस में जो है वो शामिल हो सकते हैं। अमित मालवीय ने इसकी जानकारी सामने रखी है। ये जो आपके टीवी स्क्रीन पर ये ऑर्डर है, ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है सरकार की तरफ से कि अब जो भी सरकारी कर्मचारी जो आरएसएस में जाना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर जो शामिल होना चाहते हैं, वो हो सकते हैं खुले तौर पर। उनके लिए अब यहाँ पर रास्ता साफ हो गया है और ये बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त फिलहाल सरकार के हवाले से। अमित मालवीय ने ऑर्डर की कॉपी शेयर कर जो है वो घेरा है। जयराम रमेश बोले प्रतिबंध का फैसला सही था। अब सीधे सीधे विपक्ष भी हमलावर होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जयराम रमेश जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि प्रतिबंध जो लगाया गया था वो ठीक था, वो सही था, लेकिन सरकार ने जो यहाँ पर कदम उठाए हैं वो सही नहीं है। और अमित मालवीय ने भी इस कॉपी को शेयर कर, इस ऑर्डर की कॉपी को शेयर कर सरकार को घेरने का यहाँ पर काम किया है। लेकिन ये फिलहाल बहुत बड़ा कदम यहाँ पर सरकार ने उठाया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है और अब यहाँ पर सरकार ने सीधे तौर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अपने मन से इस संगठन में आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो वो इस पर हो सकते हैं। उनके लिए कोई प्रतिबंध अब नहीं। चलिए फिलहाल इस वक्त आपको सुनाते हैं नरेश उत्तम का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सांसद नरेश उत्तम पटेल जी हैं। सर, जिस तरह से नेम प्लेट का मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आप लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि धर्म के आधार पर इस तरह की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, भारत के संविधान में धर्म और जाति के भेद करके राजनीति नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके बेरोजगारों को रोजगार न देना पड़े और महंगाई कम न करना पड़े, किसानों को फसल का सही मूल्य देना न पड़े, इन बातों को लेकर इस तरीके के मुद्दे लाई है जिनका कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से सरकार की मंशा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये कानून अब वापस नहीं होगा, और आप लोग भी कह रहे हैं कि इसको वापस होना ज़रूरी है। एनडीए के घटक दल भी नाराज़ हैं। क्या आपको लगता है कि एनडीए घटक दल जो नाराज़ हैं और आप लोगों का एक तालमेल बनता जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर जाति जनगणना करा दे तो सब बात समझ में आ जाए और दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए। जातिवाद जनगणना। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी के सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सीधे सीधे टीएमसी की बड़े नेता ममता बनर्जी पर जो है वो निशाना साधा है। आपको बताना चाहेंगे रविशंकर प्रसाद की ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और उसके बयान पर जो है वो पलटवार किया है। उन्होंने, ममता ने शरणार्थियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, उसी को लेकर ये पलटवार बीजेपी की तरफ से किया गया है। व्यक्त करने के लिए ये टिप्पणी की जा रही है। ममता जी ने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है तो वो अपने दरवाजे खुले रखेंगी और किसी को भी बंगाल में आने देंगी। बांग्लादेश के लोग हमारे रवैया खटखटाएंगे तो जरूर शरण देंगे। आज के अखबार में भी ममता विल गिव शेल्टर इफ एनीवन फ्रॉम बांग्लादेश नॉक्स ऑन आवर डोर। ममता जी, आप वही हैं जिन्होंने सीएए के बारे में कहा था कि हम किसी भी हिंदू, सिख, पारसी या क्रिश्चियन शरणार्थी को
जो हिंसा से पीड़ित होकर बंगाल में आएंगे उनको घुसने नहीं देंगी। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।